Hello students, audience, friends and guys, how are you today? I hope that everyone is extremely and absolutely fine. मैं प्रवेश कुमार आप सबके अपने चैनल इंग्लिश विद प्रवेश में मोस्ट वेलकम करता हूं और आशा करता हूं कि मेरे एफर्ट्स, मेरे कंटेंट्स आपकी लाइफ में नॉलेज इंप्रूवमेंट में काफ़ी यूजफुल और बेनिफिशियल होंगे। सो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल का आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज़ आने वाली नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने मेरे प्री वीडियोज़ वॉच की हैं, उनमें मैंने पोइट्री सेक्शन की जो पोइम्स उन पर डिस्कस किया है। आज ये लास्ट एंड फाइनल पोइम है स्टूडेंट्स, सीबीएसई एंड एचबीएसई 12th के लिए। उसके बाद पोइट्री सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। सो फ्रेंड्स, इंटेंशनली, कॉन्शियसली और वॉचफुली फोकस करना है और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट पोइम है, काफ़ी लेंथी पोइम है, तो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके हम समझेंगे। अबाउट द पोइट के बारे में समझेंगे और इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सभी पर डिस्कस होगा। तो प्लीज़ इंटेंशनली इसको वॉच करना है, इट्स योर ऑन राइट। सो स्टूडेंट्स, टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ पोइम, ए रोड साइड स्टैंड, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट स्टूडेंट्स 20th सेंचुरी के यूएसए के बहुत ही फेमस पोइट रहे हैं और काफ़ी इनको माना जाता है कि ये फार्मर्स पोइट इनको माना जाता है, यानी कि फार्मर्स के फेवर में, हित में इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पोइम्स जो हैं क्रिएट की हैं, लिखी हैं। तो बहुत ही फेमस, एक हाईली अक्लेम्ड पोइट ये माने गए हैं यूएसए के। अब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टैंजा जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई पोइम का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंजा पर सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि ये स्टैंजा 12th के सीबीएसई और एचबीएसई सिलेबस में नहीं है, फिर भी ये जो स्टैंजा है स्टूडेंट्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है, बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत ही मोटिवेट करने वाला स्टैंजा है। मैं तो इस चीज़ के लिए सभी स्टूडेंट्स को एक हाईली रिकमेंड करूँगा कि ये जो स्टैंजा है ये 2 कपलेट्स में डिवाइड किया गया है। इस स्टैंजे को हमेशा इसको याद रखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको समय समय पर इंस्पायर करता रहेगा, मोटिवेट करता रहेगा। ये लाइफ की जो ट्रेजेडी होती है, लाइफ में जो सस्पेंशन होती है, जो हम अपने टारगेट्स जो हमारे होते हैं, जो हमारे इट मीन्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन चीज़ों से जब हम भटक जाते हैं तो उस समय इस प्रकार का जो स्टैंजा होता है हमारे माइंड को सही रास्ते पर लेकर आता है। इसको ट्रांसलेट करते हैं सबसे पहले। वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। तो वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, जंगल काफ़ी प्यारे हैं, काफ़ी सघन है और काफ़ी गहरे हैं, उनका काफ़ी फैलाव है। बट आई हैव प्रोमिस टू कीप, किंतु मेरे पास काफ़ी मेरे कर्तव्य है, मेरी ड्यूटीज जो मुझे पूरी करनी है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। और बिफोर आई स्लीप का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये है कि जो कर्तव्य पथ है, जो कर्तव्य पथ का जो बिंदु है, जिस स्थान पर उसको पहुँचना है, उस पर पहुँचने से पहले उसको मीलों की डिस्टेंस कवर करनी है। और उस डिस्टेंस के दौरान कोई भी ऐसी सुंदर चीज़, कोई भी जो चीज़ उसके माइंड को इट मीन्स डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, डाइवर्ट कर सकती है, उस चीज़ पर उसको ध्यान नहीं देना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और जो उसको कर्तव्य पथ पर पहुँचना है, वहाँ पहुँचने से पहले का जो डिस्टेंस वो है उसका जो कवर करना है, उस डिस्टेंस में कोई भी डिस्ट्रैक्शन उसकी लाइफ में आए तो उसको उस पर फोकस नहीं करना है, सीधा अपना माइंड अहेड, आगे की तरफ दिमाग अपना सेट करके चलते रहना है। क्योंकि स्टूडेंट्स हमारी लाइफ में काफ़ी ड्यूटीज़ होती हैं, काफ़ी हमारे प्रोमिस होते हैं। तो ये जो पंक्तियां हैं आपको आपकी लाइफ में जो भी टारगेट्स, जो भी गोल आप अचीव करना चाहते हो, उन गोल्स को अचीव करने में काफ़ी हेल्प देगी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बॉर्न 26 मार्च 1874, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। तो स्टूडेंट्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है 26 मार्च 1874 में पैदा हुए थे, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए में पैदा हुए थे। डाइड 29 जनवरी 1963, बोस्टन, यूएसए। 29 जैन 1963 को इनकी डेथ हुई थी, बोस्टन में हुई थी, यूएसए में। आगे देखते हैं राइटिंग डिक्शन ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो राइटिंग डिक्शन क्या होता है, जिसमें कविता को लिखा जाता है, जिस शैली में पोइम लिखी जाती है उसको बोलते हैं डिक्शन। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी जो पोइम्स हैं उनको किस शैली में लिखा, किस डिक्शन में लिखा है, यानी कि फ्री वर्स में लिखा है या फिर मीटर में उन्होंने उनको लिखा है। तो फ्री वर्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स मुक्त छंद। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने स्टूडेंट्स अपनी जितनी पोइम्स हैं, खासतौर पर ये जो पोइम है ये फ्री वर्स में लिखी गई है। फ्री वर्स मीन्स क्या होता है, मुक्त छंद होता है। इट मीन्स विदाउट मीटर, विद फुल फ्रीडम, यानी कि मीटर जो होता है स्टूडेंट्स एक मेजरमेंट होती है जो कि हमारी थॉट प्रोसेस को टाइट कर देती है। हम उसमें इमेजिनेशन ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, एक फ्रीडम ख़त्म हो जाती है हमारी थॉट प्रोसेस की। जो हम पोइम में अपने थॉट प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी टाइट हो जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूँ कि राइटिंग इन फ्री वर्स में लिखना इज़ लाइक प्लेइंग टेनिस विद द नेट डाउन, यानी कि फ्री वर्स में लिखना ऐसा ही होता है स्टूडेंट्स जैसे कि बगैर नेट के हम टेनिस खेल रहे हैं। यानी कि नेट जब लगा होता है तो टेनिस खेलने के रूल रेगुलेशन होते हैं, कायदा कानून होता है उसका, वो फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जब नेट को बीच से हटा दिया जाए तो फिर टेनिस तो हम फ्री खेल रहे हैं, उसमें कोई रूल्स ही नहीं बचता है। तो फ्री वर्स में लिखने का यही मतलब है कि हमारी जो थॉट प्रोसेस है उसके बीच से बैरियर हटा देना, यानी कि फुल फ्रीडम से लिखना। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो ये पोइम लिखी है स्टूडेंट्स, ये फ्री वर्स में लिखी है, इसमें कोई बैरियर नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है।
अबाउट द पोइट स्टूडेंट्स, अबाउट द पोइट पर लेते हैं, पोइट के बारे में। ऑलराइट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ ए हाईली अक्लेम्ड। अक्लेम्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स काफ़ी एडमायर्ड, काफ़ी फेमस। हाईली होता है बहुत, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है बहुत अधिक प्रशंसित, प्रचलित अमेरिकन पोइट हुए हैं ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि 20th सेंचुरी के 20वीं शताब्दी के एक बहुत ही फेमस, बहुत ही हाईली अक्लेम्ड ये पोइट रहे हैं। इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोइट ऑफ द फार्मर्स, और इन्हें स्टूडेंट्स किसानों का कवि कहा जाता है। खास तौर पर उन पॉइंट्स के अंदर उन्होंने फार्मर्स का, जो मिडिल क्लास जो पीपल होते हैं, जो एक प्रकार से आप मान सकते हो कि जो पुअर पीपल होते हैं, उनका फेवर किया है, उनके हित में बात की है। तो फिर जो रीडर्स हैं उन्होंने स्टूडेंट्स इस पोइट को जो डिग्री दी है, जो एक प्रकार से नॉमिनेट किया है, तो फार्मर्स पोइट के रूप में इनको जाना जाता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट किसानों के प्रति काफ़ी पैथेटिक रहे हैं, राइट, काफ़ी दयालुता भाव इनका रहा है। हिज फेमस पोइम्स आर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो फेमस पोइम्स है स्टूडेंट्स, स्टॉपिंग बाय वुड्स, जिसकी अभी स्टैंजा हमने पढ़ा था, ये वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, वो स्टैंजा स्टॉपिंग बाय वुड्स से लिया गया। द रोड नॉट टेकन, बर्चीज एट्सेट्रा, काफ़ी सारी पोइम्स ऐसी हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही फेमस हैं, और जिनकी जो कोटेशंस हैं काफ़ी इंस्पायर करती हैं, काफ़ी मोटिवेट करती हैं, हमारी लाइफ में एक प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। तो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट इनकी जो क्रिएशन रही हैं, और फार्मर्स पोइट इनको बोला गया, स्टूडेंट्स यूएसए के पोइट हैं। तो ये इनकी जो है कुछ फेमस जो है क्रिएशन है, बहुत सारी क्रिएशंस ऐसी हैं जो बहुत फेमस रही हैं, ऑनर्ड सेवरल टाइम्स, और काफ़ी बार इनको सम्मानित किया गया है, इनको प्रोत्साहित किया गया है, बहुत ही फेमस पोइट रहे हैं यूएसए के। सो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने इसमें कहा कि ये मीटर में जो है थॉट्स को टाइट कर देता है, जो हमारी फ्रीडम होती है लिखने की, जो इमेजिनेशन की जो फ्रीडम होती है वो एक टाइट हो जाती है, उसमें जो हमारे जो शब्द होते हैं, थॉट जो होते हैं, वो सधे हुए थॉट्स होते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये मीटर और फ्री वर्स के बारे में मैं कुछ डिस्कस कर देता हूँ। यानी कि देखिए, आजकल जो पोइट्स लिखते हैं तो वो फ्री वर्स में ही लिख रहे हैं, यानी कि कोई बैरियर नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं होती है, कि उनके थॉट प्रोसेस पर कोई रुकावट नहीं है। लेकिन 17th 18th सेंचुरी में स्टूडेंट्स जो कपलेट्स लिखे जाते थे वो मीटर में लिखे जाते थे, जैसे कि मिल्टन, अलेक्जेंडर पोप, जॉन ड्राइडन, ये इस प्रकार के जो पोइट्स हुए हैं, तो इन्होंने काफ़ी सधे हुए थॉट्स में अपने जो कपलेट्स लिखे हैं, इनमें इमेजिनेशन की फ्रीडम नहीं होती। उसके बाद स्टूडेंट्स पोइट्री में रोमांटिसिज्म आया, डेमोक्रेटिक स्पिरिट जागी, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने काफ़ी प्रभावित किया। तो उसमें के जो पोइट्स थे, विलियम वर्ड्सवर्थ, शेले, कॉलरिज, तो ये जो पोइट्स थे स्टूडेंट्स, इन्होंने लिरिकल बैलेट्स निकाले। तो ये तो मैं नहीं कहूँगा कि उसमें ये इन्होंने फ्री वर्स में लिखा है, लेकिन मीटर से काफ़ी राहत मिल गई थी। और शेक्सपियर ने तो स्टूडेंट्स फ्री वर्स में ही लिखा है, जैसे कि हमारे हिंदी के पोइट सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हुए हैं। तो फ्री वर्स में, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें थॉट्स प्रोसेस को, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने की फुल फ्रीडम होती है, आज़ादी होती है। तो इस प्रकार से ये लिखी गई हैं, और ये पोइम तो खासतौर पर जैसे मैंने आपको बताया कि फ्री वर्स में लिखा गया है। देखिएगा कि हर कंट्री में जो पुअर पीपल होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी कंट्री ऐसा हो कि जिसमें जो पॉवर्टी नहीं है, पुअर पीपल नहीं है, मिडिल क्लास पीपल नहीं है। तो हर जगह लोगों की कैटेगरी होती है, पुअर पीपल भी होते हैं और रिच पीपल भी होते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे कि आप अपनी स्टेट में देखते हो, अपने कंट्री में देखते हो, तो रोड के साइड में कुछ जो होते हैं पुअर पीपल या फार्मर्स जो होते हैं, स्टॉल लगा लेते हैं, जिसमें वो अपनी वेजिटेबल्स बेचते हैं, फ्रूट्स बेचते हैं, या फिर कोई भी आर्टिकल्स रख लेते हैं बेचने के लिए, अपनी आजीविका कमाने के लिए, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, अब ये पॉइंट जैसे कि आप जानते हो यूएसए के हैं, तो वहाँ की जो ये कंडीशन बता रहे हैं, तो वहाँ ये जो देखते हैं कि रोड के साइड में एक छोटा घर है, पुराना घर है, जिसके आगे एक शेड, छप्पर बना लिया गया है, और उसमें कुछ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स रखे गए हैं बेचने के लिए, एक स्टॉल लगा ली गई है। तो आपको पता है कि जो गरीब लोग होते हैं, फार्मर्स जो होते हैं, अब वो इतनी सफिस्टिकेटेड स्टॉल को अफोर्ड तो कर नहीं पाते हैं। एक छोटा सा छप्पर उन्होंने बना लिया है, और उस छप्पर में वो आगे अपना सामान रखे हुए हैं, जिससे उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो सके। तो कवि जो है उन गरीब किसानों की इस दशा को देखकर काफ़ी पीड़ित होता है, काफ़ी उसको पेन महसूस होता है, और वो चाहता है कि जो अमीर लोग हैं, उस हाईवे से जो लोग गुजरते हैं, जैसे कि हाईवे के किनारे उन्होंने अपने स्टॉल बनाए हैं, तो उस हाईवे के पास से गुजरने वाले जो रिच पीपल हैं, वो अपनी गाड़ियों को वहाँ रोके उनसे सामान खरीदें। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि रिच पीपल जो होते हैं वो काफ़ी सेल्फिश होते हैं, वो अपने सेल्फिश मोटिव को ही इंपॉर्टेंस देते हैं। जो उनकी एक्सपेंसिव कार्स हैं, फ्लैसी कार्स हैं, उनमें वो गुजरते हैं। लेकिन जो वो फार्मर्स हैं जिन्होंने स्टॉल लगाए हैं, तो वो वहाँ पर काफ़ी सैड फील करते हैं, देखते रहते हैं, एक ओपन प्रेयर करते रहते हैं कि कोई यहाँ पर रुकेगा, अपनी गाड़ी में से उतरेगा और सामान खरीदेगा।
लेकिन स्टूडेंट्स पॉइंट देख रहा है कि वहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपनी एक्सपेंसिव फ्लैशी कार में से नीचे उतरे और उनसे कुछ फ्रूट्स खरीदे, क्योंकि वहाँ पर वो गाड़ी रोकना अपनी एक शान के खिलाफ मानते हैं। द थिंक इट बिलो डिग्निटी, यानी कि वो मानते हैं कि ये हमारी शान के अगेंस्ट है कि हम यहाँ गाड़ी रोकेंगे, इनसे सामान खरीदेंगे। कोई देखेगा, उनको सोशल फियर है कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि ये अमीर लोग हैं और यहाँ से सामान खरीद रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यही जो उनकी थिंकिंग है उन अमीर लोगों की, इससे जो पोइट है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट काफ़ी प्रभावित होता है, काफ़ी दुखी होता है, काफ़ी पेन फील करता है कि वो गरीब किसानों की स्थिति को क्यों नहीं समझ रहे हैं। तो गरीब किसानों के प्रति जो ये पोइट है काफ़ी सिंपैथेटिक है, काफ़ी सहानुभूति दिखाता है। और ये जो अमीर लोग हैं ये मॉल्स में जाएंगे, बिग बाजार्स में जाएंगे, वहाँ पर डबल ट्रिपल या फोरफोल्ड उस प्राइस पे वो चीज़ों को खरीदेंगे, लेकिन यहाँ वही चीज़ें सस्ते रेट पर मिल रही हैं, यहाँ नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि ये इनकी डिग्निटी के अगेंस्ट है। अब स्टूडेंट्स देखिए, जो पोइट है इन चीज़ों से काफ़ी परेशान होता है, काफ़ी दुखी हो जाता है, और उसकी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है पोइट की कि इन गरीब किसानों की जो मन की दिशा है, जो इनकी मनोस्थिति है, उसको समझे और इनसे सामान खरीदे ताकि अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। यू हैव नॉन ऑन विच थीम दिस पोइम इज बेस्ड, कि किस थीम पर ये पोइम बेस्ड आपको पता चल गया है। अब मुझे अबाउट द पोइम पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरी पोइम का जो थीम आपको पता चल गया है कि ये जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये किसानों के प्रति काफ़ी सिंपैथेटिक है, और जो अमीर लोग हैं जो अपनी फ्लैशी एक्सपेंसिव कार्स में वहाँ से हाईवे से गुजरते हैं, उन लोगों से मन ही मन अपने इंटरनल पार्ट पर रिक्वेस्ट करता है कि उन किसानों से वो सामान खरीदें ताकि वो किसान अपना लाइफ में सर्वाइव कर सकें। तो अब स्टेंजे पर आते हैं स्टूडेंट्स। स्टेंजा फर्स्ट, द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद ए लिटिल न्यू शेड, यानी कि लिटिल छोटा पुराना हाउस घर, वॉज था आउट बाहर, विद ए लिटिल न्यू शेड, यानी कि जैसे कि आपने देखा स्टूडेंट्स कि हाईवे के साथ में जो छोटे छोटे पुराने घर होते हैं, जो छप्पर होते हैं, उनके ही सामने आगे उन्होंने अपना सामान बेचने के लिए, अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, अपनी बेसिक नीड्स पूरा करने के लिए एक छोटा सा शेड बना लिया स्टूडेंट्स, एक छोटी सी स्टॉल लगा ली, एक छप्पर डाल लिया है जो कि उस छोटे से पुराने घर से लगता हुआ है, ताकि वो अपना वहाँ रेजिडेंस भी बनाए रख सकें और अपना सामान भी बेच सकें। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, यानी कि रोड पर, एट द एज ऑफ द रोड का मतलब क्या स्टूडेंट्स यहाँ पर कि रोड के किनारे पर, इन फ्रंट ऑफ के सामने, यानी कि रोड के किनारे, हाईवे के सामने, वेयर जहाँ द ट्रैफिक स्पीड, देखिए जो स्पीड लिखा गया स्टूडेंट्स ये एक पार्टिसिपल ऑफ स्पीड है, ये स्पीड से बना है, स्पीड एक वर्ब का काम करती है, तो स्पीड का एक पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ स्पीड है, जहाँ पर जो ट्रैफिक है, यातायात जो है, वाहन जो है, व्हीकल्स जो है काफ़ी स्पीडली वहाँ से गुजरते हैं। तो जहाँ से वो व्हीकल काफ़ी स्पीडली गुजरते हैं स्टूडेंट्स, वहीं रोड के किनारे पर हाईवे के सामने उन्होंने अपना स्टॉल छप्पर बना लिया है। ए रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, ए रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, यानी कि रोड के किनारे पर, दैट जो टू पैथेटिकली, पैथेटिकली का मतलब है स्टूडेंट्स एक दयालुता पूर्वक, एक दयनीय भाव से, प्लेड यानी कि पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ प्लीड, प्लीड मीन्स रिक्वेस्ट करना, प्लीज करना। तो इसमें कहा गया है कि रोड के किनारे पर जो वो छप्पर है, जो शेड बनाया है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है जैसे कि पैथेटिकली प्लेड, वो एक दयालुता पूर्वक, दया भाव से वो रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है आने वालों से, या जो वो गाड़ियाँ गुजर रही हैं कि वहाँ वो रुकें, उनसे सामान खरीदें। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, इट वुड नॉट बी फेयर, यह सही नहीं होगा, टू से कहना, फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड। स्टूडेंट्स जो ये डॉल लिखा गया है यहाँ पर, डोल का मीनिंग होता है ए स्मॉल पोर्शन ऑफ मनी और फूड गिवन टू ए पुअर पर्सन, यानी कि एक जो भीख होती है, जो खैरात जिसको बोलते हो आप हिंदी में, तो वो डोल का मीनिंग होता है भीख या खैरात। और इंग्लिश की अगर बात करें तो इसका मीनिंग यही बन सकता है कि ए स्मॉल पोर्शन ऑफ मनी और फूड गिवन टू ए पुअर पर्सन ऑफ ब्रेड, यानी किसने कहा कि ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा उन गरीब किसानों के लिए, फॉर ए डॉल ऑफ ब्रेड, कि वे एक रोटी के टुकड़े के लिए, अपनी आजीविका के लिए डॉल भीख मांग रहे हैं, खैरात में कोई चीज़ चाह रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो चाहते हैं कि वो जो अमीर लोग हैं वहाँ गाड़ी स्टॉप करें और उनसे सामान खरीदें, सामान के बदले पैसा लें, वो कोई भीख नहीं ले रहे हैं, अपना सामान बेचकर ही अपनी आजीविका चलाना चाह रहे हैं। बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो स्पॉट्स, किंतु कुछ पैसा, द कैश नगद, किसान जो है कुछ पैसा चाहते हैं जो कि कैश के रूप में वो चाहते हैं, हुज फ्लो जिसके आदान प्रदान से स्पॉट सहायता हो सके, द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, द फ्लावर ऑफ सिटीज, ये फ्लावर को लिटरली यहाँ फुल को इंडिकेट नहीं करा स्टूडेंट्स, ये लाइफ को इंडिकेट करा है। द फ्लावर ऑफ सिटीज यानी कि शहरों की जो लाइफ है, जो इतनी अच्छी सोफिस्टिकेटेड वो लाइफ होती है, जो इतनी लग्जरियस वो लाइफ स्पेंड करते हैं। तो फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग, सिंकिंग का मतलब होता है डूबना, एंड विदरिंग मीन्स होता है मुरझाना, फेंट हो जाना, डल हो जाना। तो जिससे वो अपनी लाइफ को, अपनी जो उनका जो बेसिक नीड्स है उन किसानों की, वो उनको डूबने से, मुरझाने से, नष्ट होने से बचा सकें, उस शहरी लाइफस्टाइल की तरह अपनी लाइफ को बना सकें,
और उस शहरी पैसे से वो अपनी लाइफ की बेसिक नीड्स पूरी कर सकें और जिनको वो डूबने से और मुरझाने से वो बचा सकें। द पॉलिश ट्रैफिक पास्ड विद अ माइंड अहेड। पॉलिश ट्रैफिक का मतलब क्या है स्टूडेंट्स की चमचमाता हुआ यातायात। जो वो यातायात है काफ़ी जो पॉलिश ट्रैफिक है, फ्लैसी एक्सपेंसिव कार्स जो वहाँ से गुजर रही हैं, विद अ माइंड अहेड, जिनके मालिक जो है अपना माइंड अपना फोकस सीधा रास्ते पर किए हुए हैं। जो टारगेट जिस कार्य के लिए वो जा रहे हैं उसी पर फोकस है, वो कहीं लेफ्ट राइट नहीं देखते हैं, पूरे फोकस्ड होकर उन गाड़ियों में वो जा रहे हैं। और इफ़ एवर असाइड ए मोमेंट, और यदि कभी असाइड ए मोमेंट एक पल के लिए इधर उधर देखते भी हैं, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स। स्टूडेंट्स ये जो आउट ऑफ सॉर्ट्स है इसका मतलब होता है कि काफ़ी अपसेट हो जाना, अननॉयड हो जाना। तो कभी कहता है कि यदि वो एक पल के लिए इधर उधर देखते भी हैं तो देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, यानी कि तब वो अपसेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड, मार्ड का मतलब होता है स्टूडेंट स्पॉइल कर देना, खराब कर देना। विद द आर्टलेस पेंट, यानी कि जो वो दृश्य है जहाँ उन्होंने स्टॉल बनाए हैं रोड साइड के किनारों पर, रोड साइड स्टैंड पर जो स्टॉल बनाए हैं किसानों ने, तो वो देखते हैं जो वो गाड़ियों के मालिक जो हैं, एक्सपेंसिव फ्लैसी कार्स के जो ऑनर है, यदि वो एक मिनट के लिए देखते भी हैं तो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। किस बात के लिए गुस्सा हो जाते हैं कि उन फार्मर्स ने अपने स्टॉल लगाकर वो जो वहाँ का जो लैंडस्केप है, जो दृश्य है, भूमि का जो दृश्य है, उसको मार्ड कर दिया है, खराब कर दिया है। किससे खराब कर दिया है? द आर्टलेस पेंट, यानी कि आर्टलेस पेंट करके एक प्रकार से जो कि एक बहुत ख़राब ड्राइंग उन्होंने की है। जो वहाँ पर देखिएगा वो एक अच्छे जो प्रेशस जो होते हैं, फ्लैक्स तो अफोर्ड कर नहीं सकते, लेकिन उन्होंने अपने हाथों से पेंट किया है जो कि बहुत ख़राब उनकी ड्राइंग है। ऑफ साइंस दैट एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, यानी कि जो उन्होंने वहाँ पर चिन्ह बनाए हैं, एन टर्न रॉन्ग का मीनिंग यहाँ पर यह है कि नॉर्थ का जो साइन उन्होंने बनाया है वो भी गलत बनाया है, एंड एस टर्न रॉन्ग, जो साउथ का जो टर्न उन्होंने बनाया है, जो सिंबल बनाया है वो भी गलत बनाया है। एक बुरी तरह से आर्टलेस पेंट, एक बहुत ख़राब ड्राइंग से उन्होंने ये सब किया है। नॉर्थ टर्न वहाँ पर रॉन्ग बनाया है और जो साउथ टर्न है वो भी रॉन्ग बनाया है, आर्टलेस पेंट किया है, वहाँ का जो दृश्य है उसको ख़राब किया है। तो वो जो गाड़ियों में जा रहे जो वो ऑनर हैं, जो रिच पर्सन है, वो यदि पल भर के लिए देखते भी हैं तो काफ़ी वो आउट ऑफ सोर्ट्स, काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं कि उन्होंने इस भूमि के दृश्य को ख़राब कर दिया है। अपने जो नॉर्थ टर्न बनाकर, एस टर्न जो है साउथ टर्न बनाकर, जो कि एक आर्टलेस पेंट बहुत ख़राब ड्राइंग से बनाए हैं और टर्न भी सही नहीं बने हैं, तो ये इसमें दिखाया गया है। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन कॉट्स, ऑफर्ड पेश किए जो वो फार्मर्स हैं स्टूडेंट, जो पुअर पीपल हैं, जो कि रोड साइड स्टैंड वहाँ अपना स्टॉल लगाए हुए हैं अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपनी लाइफ की जो बेसिक नीड्स उनको पूरा करने के लिए, तो वो ऑफ़र करते हैं बेचने के लिए वाइल्ड बेरीज, जो कि आप इनको जंगली बेर भी बोल सकते हो और इनका मीनिंग है कि जामुन भी होता है। तो जो वहाँ जामुन बेचने के लिए या फिर वाइल्ड बेरीज, जंगली बेर बेचने के लिए इन वुडन क्वार्ट्स, देखिएगा कि आर से पहले वाउल की साउंड है और बाद में कॉन्सोनेंट साउंड है, तो आर साइलेंट होता है। क्वार्ट्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स की 1/4 गैलन, वुडन क्वार्ट्स बोला गया है। इसमें लकड़ी के जो एक बास्केट्स ही होते हैं जिसमें वो फ्रूट्स रखते हैं, वेजिटेबल्स रखते हैं, उन बास्केट्स के अंदर 1/4 हिस्से तक वो वाइल्ड बेरीज भरे हुए हैं, जामुन कह सकते हो, जामुन भरे हुए हैं। और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वाश, और क्रूक नेक्ड का मीनिंग स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या रहेगा कि जो बेंट कोई चीज़ होती है, ट्विस्टेड होती है। गोल्डन स्क्वाश एक वेजिटेबल होती है स्टूडेंट्स, जो कि जिसका कलर गोल्डन का होता है। तो गोल्डन स्क्वाश जो वेजिटेबल है उसकी जो बनावट है क्रूक नेक्ड, यानी कि एक मुड़ी हुई गर्दन, एक ट्विस्टेड बेंट वो दिखाई देती है। विद सिल्वर वाट्स, और उस पर सिल्वर वाट्स का मतलब क्या होता है, आर यहाँ भी साइलेंट रहेगा कि इसके बाद कॉन्सोनेंट है। तो सिल्वर वाट्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स पर छोटे छोटे मॉल बन गए हैं, जैसे कि पॉइंट बनते हैं, छोटे छोटे दाने बन गए हैं जो कि सिल्वर कलर के हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो गर्ड वेजिटेबल होती है जिसको घिया बोलते हैं या फिर पंपकिन होता है, तो उसके ऊपर छोटे छोटे दाने बन जाते हैं जो सिल्वर वाट्स होते हैं, सिल्वर कलर के होते हैं। तो कभी यही कह रहा है कि उनके पास इतनी अच्छी चीज़ें तो नहीं हैं, वो कुछ जो जामुन बेचने के लिए वहाँ पर बास्केट्स में रखे हुए हैं, और कुछ जो गोल्डन स्क्वाश वेजिटेबल है जिनकी जो गर्दन मुड़ी हुई होती है, ट्विस्टेड होती है बनावट में, और उनके ऊपर सिल्वर वाट्स यानी कि सिल्वर की जो छोटे छोटे दाने बन गए हैं वो बेचने के लिए वहाँ ऑफर कर रहे हैं। और ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और जो सुंदरता है रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, यानी कि वहाँ का जो दृश्य है बहुत सुंदर है, काफ़ी खूबसूरत माउंटेन सीन है, पहाड़ियों का दृश्य है, और वहाँ ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि सुंदरता वहाँ पर आराम कर रही है, तो बहुत सुंदर दृश्य है। लेकिन उन माउंटेन सीन के जो आगे उन्होंने छप्पर बनाए हैं, जब उनके छप्परों को देखते हैं तो वो मार्ड कर रहे हैं वहाँ के लैंडस्केप को, लेकिन उन छप्परों के जो शेड के जो पीछे देखते हैं तो माउंटेन सीन बहुत सुंदरता फैला रहे हैं, काफ़ी सुंदर वो दृश्य दिख रहा है। यू हैव द मनी बट इफ़ यू वॉन्ट टू बी मीन,
तुम्हारे पास पैसा है, बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, यदि तुम कंजूस बने रहना चाहते हो, तो मीन का मतलब क्या है, कंजूस बने रहना। तो यहाँ पर फार्मर्स जो है स्टूडेंट्स, वो कहते हैं कि तुम्हारे पास पैसा है, उन अमीर अमीर लोगों से अपने मन ही मन बात करते हैं कि तुम्हारे पास काफ़ी पैसा है, फिर भी तुम कंजूस बने रहना चाहते हो, तो वाई कीप योर मनी, तो अपने पैसे को अपने पास ही रखिए। दिस क्रॉसली का मीनिंग जैसे मैंने आपको बताया, इन एन अनॉयड एंड एंग्र वे, काफ़ी गुस्से से किसान इस बात को कहते हैं कि अपने पैसे को अपने पास रखिए। एंड गो अलोंग, जिस पैसे को लेकर तुम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, उस पैसे का क्या फ़ायदा है यदि तुम किसी गरीब व्यक्ति की मदद नहीं कर सकते, वो भी मदद कोई फ्री में नहीं कर रहे हैं, सामान उसके बदले दे रहे हैं। तो किसान इस बात को बड़ी गुस्से से एक्सप्रेस करता है कि तुम अमीर लोग हो, तुम्हारे पास पैसा है, और फिर भी तुम कंजूस बने रहना चाहते हो, तो तुम अपने पैसे को अपने पास रखिएगा और यहाँ से चलते बनिएगा, क्योंकि हमें तुम्हारे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। गो अलोंग के दो मीनिंग निकलते स्टूडेंट्स यहाँ पर। गो अलोंग मीन्स जिस पैसे के साथ तुम आगे बढ़ना चाहते हो, तो उस पैसे का क्या फ़ायदा है जिससे तुम किसी की मदद नहीं कर सकते। और गो अलोंग मीन्स यहाँ यही बन सकता है कि अपने पैसे को अपने पास रखिए और यहाँ से जाइए। द हार्ट टू द सीनरी वुड नॉट माई कंप्लीट, यहाँ कवि कहता है स्टूडेंट्स कि जो वो स्टॉल बनाए हैं उन फार्मर्स ने, किसानों ने, उन ब्यूटीफुल माउंटेन सीन के सामने, तो उन स्टॉल ने, हालांकि ये सही है कि उन स्टॉल्स ने ये जो सुंदर दृश्य है उसको ख़राब किया है, लेकिन उस कवि को इससे तकलीफ नहीं होती है, उस कवि की ये कंप्लेंट नहीं है कि उन्होंने उन सुंदर दृश्यों को ख़राब किया है, जबकि उसकी शिकायत क्या है। तो सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वॉट इज अनसेड, यहाँ सोरो का मीनिंग रहेगा स्टूडेंट्स की ए डीप फीलिंग ऑफ सैडनेस, यानी कि उदासी की एक गहरी भावना। तो इसमें कवि ये कहना चाहता है कि उन दृश्यों के सामने जो स्टॉल बनाए हैं उनसे कभी इतना हर्ट नहीं होता है, वो उसकी शिकायत नहीं है, जो कि सो मच, जितना अधिक, एज द ट्रस्टिंग सोरो, वो विश्वास तोड़े जाने से, यानी कि ट्रस्ट, इन किसानों ने विश्वास किया था, इस उम्मीद से उन्होंने वहाँ स्टॉल लगाए थे कि ये जो रिच पर्सन है, अमीर लोग जो हैं, या हाईवे से गुजरेंगे और उनसे सामान खरीदेंगे, तो उनके ट्रस्ट को तोड़ने का जो सोरो दुख हुआ है, उन किसानों को जो दुख पहुँचाया है, तो ये दुख पोइट को भी हुआ है, और पोइट इससे काफ़ी हर्ट हुआ है कि इन लोगों के भरोसे पर इन्होंने अपने स्टॉल बनाए थे, उनके विश्वास को इन्होंने तोड़ दिया है। और व्हाट इज़ अनसेड, और जिस दुख को ये कह भी नहीं सकते हैं, ऐसा दुख इनको हो रहा है कि जिस दुख को ये शेयर भी नहीं कर सकते किसी के सामने, और मन ही मन इनको काफ़ी पीड़ा हो रही है। तो कवि जो है इन किसानों को पहुंचाई गई पीड़ा से काफ़ी दुखी होता है, इतना दुखी वहाँ जो माउंटेन सीन के सामने स्टॉल बनाए हैं उनसे नहीं होता है। इसमें जो ये कॉलन लगाए गए स्टूडेंट्स, इनका मतलब ये है कि आगे की जो लाइनें अब आएंगी उनमें बताया जाएगा कि किस प्रकार के जो अनसेड सोरो है, किस प्रकार के उनके दुख है जो वो बता नहीं सकते हैं। हेयर फार फ्रॉम द सिटी, यहाँ शहरों से दूर, वी मेक आर रोड साइड स्टैंड, हम अपने रोड साइड पर अपने स्टैंड बनाते हैं, अपने स्टॉल लगाते हैं। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी, और कुछ शहरी पैसे को चाहते हैं। आस्क फॉर का मतलब होता है मांग करना, एंड आस्क फॉर, और मांगते हैं, सम सिटी मनी, कुछ शहरी पैसा, टू फील इन हैंड, उस शहरी पैसे को अपने हाथ में लेकर महसूस करना चाहते हैं। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आर बींग एक्सपेंड, कोशिश करना चाहते हैं। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आर बींग एक्सपेंड, बींग का मतलब स्टूडेंट्स लाइफ को, एक्सपेंड यानी कि आगे तक ले जाना। तो स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि हम इस पैसे को हाथ में लेकर देखना चाहते हैं और ये कोशिश करना चाहते हैं कि क्या ये पैसा हमारी लाइफ को आगे और एक्सपेंड करेगा, हमारी लाइफ को लग्जरियस लाइफ में बदल देगा। जिस प्रकार से शहरी जो लोग होते हैं, जो सिटी के पर्सन होते हैं, उनकी लाइफ काफ़ी लग्जरियस होती है, काफ़ी ईजी लाइफ वो स्पेंड करते हैं। तो उसी प्रकार से क्या ये जो पैसा है, जो ये शहरों का पैसा हमारे पास आएगा, हम सामान बेचेंगे, सामान के बदले जो पैसा आएगा वो हमारी लाइफ को कितना एक्सपेंड करेगा, क्या वो लाइफ को हमारी को बेहतर बना देगा जैसे कि शहरी लोगों की लाइफ होती है। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, और क्या वो हमको ऐसी लाइफ देगा जो कि मूविंग पिक्चर्स, जो कि थिएटर्स में दिखाई जाती है, जो कि सिनेमा में दिखाई जाती है, जहाँ पर शहरी लोगों का जो लाइफ होता है वो काफ़ी बेहतरीन दिखाया जाता है। तो ये जो है फार्मर्स यही सोच रहे हैं, इनका यही ड्रीम है स्टूडेंट्स। वो चाहते हैं कि क्या इस शहरी पैसे से उनकी लाइफ फिल्मों जैसी लाइफ हो सकती है, जो कि सीरियल्स में दिखाई जाती है वैसी लाइफ हो सकती है। तो वो इस पैसे को महसूस करना चाहते हैं, लेकर अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं। दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, और देखो इज सेड कहा जाता है, दैट द पार्टी, वह पार्टी जिसको उन्होंने वोट दिया है, जिसको उन्होंने जिताया है, जो सत्ता में आ गई है, टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, कि वही पार्टी उनको इन सभी खुशियों से वंचित रखे हुए हैं। स्टूडेंट्स दैट द पार्टी, वह पार्टी इन पावर जो सत्ता में है, इंसेड कही जाती है टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, कि हमको हमारी खुशियों से दूर रखे हुए। देखिएगा जो पॉलिटिशियंस होते हैं जब वो वोट के लिए जाते हैं तो वो गरीब लोगों को काफ़ी फैसिलिटी देने की वहाँ पर जो प्रॉमिस करते हैं कि उनकी लाइफ को वो बेहतर बना देंगे, लेकिन जब वो पॉलिटिशियन अपनी जो पावर में आ जाते हैं तो उसके बाद वो सारे प्रॉमिस भूल जाते हैं। तो इसमें यही कहा गया है कि जो पार्टी है जिसको उन्होंने पावर में लेकर आए हैं, वो जिसको उन्होंने वोट देकर जिताया है, अब वही जो लोग हैं उनको उनकी खुशियों से दूर रखे हुए हैं, वो नहीं चाहता कि वो लोग अच्छी ज़िंदगी जिए।
आई होप दैट यू हैव गॉट इट प्रॉपरली स्टूडेंट्स। देखते हैं नेक्स्ट ट्रेंड। इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दीज पिटीफल कीन, यह न्यूज़ में, यह खबर में है दैट की ऑल दीज पिटीफल का मतलब होता है स्टूडेंट्स काफ़ी दयनीय, दया से परिपूर्ण। कीन होता है परिवार संबंधी। तो ये पोइट कहता है कि ये न्यूज़ में है, ये खबर में है दैट की ऑल दीज पिटीफल कीन, कि ये सभी जो दयनीय अवस्था में जो परिवार हैं, ये जो फार्मर्स जो स्टॉल लगाए हुए हैं, इन सभी को आर टू बी बॉट, लाया जाए आउट बाहर, एंड मर्सीफुल गैदर्ड, और एक दयनीय स्थिति के अकॉर्डिंग उन पर दया करके गैदर्ड इन इकट्ठा किया जाए, टू लाइव, इसको लाइव बोलते हैं, लिव नहीं होता स्टूडेंट्स, इन विलेजेस। अब इसको इन विलेजेस बोल देते हैं, लेकिन विलेजेस नहीं होता, विलेजेस होता है। टू लाइव इन विलेजेस, और उनको एक अलग से कॉलोनी उनकी बनाई जाए रहने के लिए, नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, जिनको थिएटर के आसपास बसा दिया जाए, या फिर कुछ स्टोर्स हैं, गोडाउन हैं, उन्हीं अमीर लोगों के उनके आसपास बसा दिया जाए। तो यहाँ इनका कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि ये न्यूज़ में, ये खबर में ये चीज़ आई है कि ये जो गरीब लोग हैं, ये जो दयनीय स्थिति में रहने वाले जो परिवार हैं, जो यहाँ पर स्टॉल लगाए हुए हैं, इन सभी को लाया जाए बाहर, एंड मर्सीफुल गैदर्ड इन, और इन पर दया भावना दिखाई जाए, इनको इकट्ठा कर दिया जाए, टू लाइव इन विलेजेस, यानी कि इनके अलग से कोई कॉलोनी बनाई जाए जहाँ पर ये रहें, नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, कुछ एक को थिएटर के पास बसा दिया जाए, कुछ एक को स्टोर के पास, गोडाउन के पास बसा दिया जाए, where they would not have to think for themselves anymore, जहाँ पर उनको अपने बारे में अधिक नहीं सोचना पड़ेगा। स्टूडेंट्स का क्या कहा गया है कि ऐसी जगह उनको वहाँ बसा दिया जाएगा जहाँ वो अपने ही बारे में, themselves खुद के बारे में, anymore अधिक नहीं सोच सकेंगे, अधिक नहीं सोचना पड़ेगा। while greedy good doers beneficent beasts of prey, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन कही गई स्टूडेंट्स। ग्रीडी गुड डूअर्स, यानी कि गुड डूअर्स क्या होते हैं, अच्छे लोग जो अच्छा काम करते हैं। ग्रीडी लालची, यानी कि वो अच्छे लोग भी हैं और लालची भी हैं। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि ये ऑक्सीमोरॉन है। ऑक्सीमोरॉन एक ऐसी सेंस होती है स्टूडेंट्स, ये जो आपने फिगर ऑफ स्पीच पढ़े होंगे, फिगर ऑफ स्पीच में जैसे कि पर्सोनिफिकेशन हमारा अलंकार होता है, तो ऑक्सीमोरॉन भी होता है। तो ऑक्सीमोरॉन की सेंस में क्या होता है कि ऑपोजिट थॉट पर हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखिए ग्रीडी भी है और गुड डूअर्स भी हैं, लालची भी हैं और अच्छे लोग भी हैं। इसमें ऑक्सीमोरॉन की सेंस बन रही है। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि हम ऐसे बोले कि क्रूअल काइंडनेस, अब क्रूअल काइंडनेस ये ऑपोजिट सेंस बन गई है कि भी क्रूअल भी है और काइंडनेस भी है उसके अंदर, यानी कि निर्दयी भी है और दयालुता भी है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि डॉक्टर्स जो होते हैं, अब वो किसी का ऑपरेशन करते, कोई मेजर कोई कंडीशन होती है उसमें ऑपरेशन करते हैं, तो उसमें जब वो ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन करते समय जो वो पेशेंट होता है उसको काफ़ी पीड़ा भी होती है। तो वो जो पीड़ा हो रही है तो इट मीन्स वो उस समय काफ़ी क्रूल हो रहे हैं, लेकिन वो जो उनका पर्पज़ है ऑपरेशन करने का वो उस पेशेंट को क्योर करने का है, तो वो काइंडनेस भी है। तो इस प्रकार से डॉक्टर की सेंस में क्या हुआ, क्रूल और काइंडनेस दोनों को ही हम इस सेंस को पाएंगे। तो ग्रीडी गुड वर्ड्स का भी मतलब यही हुआ कि वो लालची लोग हैं और अच्छे लोग भी हैं। बेनिफिसेंट बिस्ट्स ऑफ प्रे, तो इसमें कवि ये कहना चाहता है कि वो जो पॉलिटिशियन है, वो जो बिजनेसमैन है, वो क्या है कि वो अपने स्वार्थ के लिए उनके सामने अच्छा बनकर दिखाते हैं। उनको वो कहते हैं कि हम तुम्हें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, हम तुम्हें तुम्हारी लाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, और इस प्रकार से वो उनको जो है प्रलोभन देते हैं। तो उनकी नज़रों में वो गुड डूअर्स, अच्छे लोग बन जाते हैं, जबकि उनका पर्पज क्या होता है, बिहाइंड द सीन वो लालच होता है। तो वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, तो कभी यही कहता है कि जबकि ये जो अच्छे लोग, ये लालची अच्छे लोग हैं, बेनिफिसेंट बिस्ट्स ऑफ प्रे, प्रे यहाँ पर शिकार होता है, तो बिस्ट्स होता है जंगली जानवर जो शिकार करते हैं, और फिस्ट्स होता है स्टूडेंट्स दावत, तो ये बिस्ट्स हैं। तो इस प्रकार से वो एक जंगली जानवरों की तरह घात लगाकर उन पर शिकार करते हैं और उनसे लाभ वसूल करते हैं। बेनिफिसेंट क्या होता है, उनसे लाभ लेना, फ़ायदा लेना। जंगली जानवरों की तरह उन पर घात लगाकर शिकार करते हैं उनका, और मौका मिलते हैं उनसे फ़ायदा उठाते हैं, उनसे लाभ उठाते हैं। वो एक प्रकार से उनकी साइट में अच्छे लोग हैं लेकिन लालची हैं। तो ये ऑक्सीमोरॉन की सेंस यहाँ बन रही है स्टूडेंट्स। स्वार्म और देयर लाइव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, स्वार्म का मतलब होता है कि एक मक्खियों का जो छत्ता होता है, एक झुंड होता है, जो समूह होता है। स्वार्म और देयर लाइव्स यानी कि उनके जीवन के ऊपर वो मक्खियों की तरफ भिन्न बनाते रहते हैं। कौन, वो जो पॉलिटिशियन होते हैं, जिन्होंने इट मीन्स अपनी सत्ता में आने के लिए उनसे वोट की रिक्वेस्ट की थी, और वोट मिलने के बाद वो उनको भूल जाते हैं। जो बिजनेसमैन होते हैं, जो उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करने की जो है प्रॉमिस करते हैं, लेकिन अपना जो मतलब पूरा होने के बाद, अपना पर्पज़ पूरा होने के बाद, वो ज़मीन मिल जाने के बाद उनको भूल जाते हैं। तो इसमें ये कहा कि स्वार्म और देयर लाइव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, यानी मक्खियों की तरह उनके ऊपर भिन्न बनाते रहते हैं, उन गरीब किसानों के ऊपर एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, और उनसे फोर्सफुली तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनको उनसे लाभ लेने के लिए उन पर दबाव डालते हैं, यानी कि उनको पता भी नहीं चलने देते हैं, और उन पर एक प्रेशर बना रहता है। उनसे लाभ लेने के लिए, उनसे फ़ायदा उठाने के लिए वो उन पर फोर्स करते रहते हैं। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूद,
ये सूद का मतलब होता है स्टूडेंट्स शांत करना। देम आउट ऑफ देयर विट्स, विट्स होता है दिमाग, माइंड, दैट आर कैलकुलेटेड, वो इतने कैलकुलेटेड माइंड के पर्सन हैं, वो इतनी जल्दी अपने माइंड में लॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर लेते हैं कि गरीब जो लोग हैं, फार्मर्स जो हैं, उनको पता ही नहीं चलता उनकी कैलकुलेशन का कि वो किस पर्पज से क्या कर रहे हैं। टू सूद देम, और उनको संतुष्टि प्रदान करते हैं आउट ऑफ देयर विट्स, उनकी सोच से परे, वो सोच नहीं पाते हैं, उससे परे वो पॉलिटिशियंस जो है, बिजनेसमैन जो है, सोच लेते हैं और उन लोगों को संतुष्ट भी कर देते हैं, उनको बेसिक नीड्स प्रोवाइड करने का जो उनको प्रलोभन देते हैं, उनकी लाइफ को जो है अच्छे से जो चलाने की वो गारंटी लेते हैं। तो इस प्रकार से वो उनको भ्रमित कर देते हैं, कन्फ्यूज़ कर देते हैं और उन लोगों की सोच से परे ही वो अपना दिमाग यूज़ करते हैं और अपने माइंड में जो कैलकुलेशन करते हैं लॉस प्रॉफिट की, उससे वो अपने लाभ के बारे में सोचते हैं और उन लोगों को संतुष्ट भी कर देते हैं कि हम तुम्हारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, और उन लोगों के दिमाग से परे ही ये सब सोच लेते हैं वो लोग, कौन, पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन। एंड बाय टीचिंग दैम, और उनके द्वारा, पॉलिटिशियंस के द्वारा, बिजनेसमैन के द्वारा टीचिंग सिखाया जाता है उनको, ये चीज़ बताई जाती है, पढ़ाई जाती है उनको। हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, कि कैसे सोना है, यानी कि हाउ टू स्लीप का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये 2 वेज से काम करेगा। एक तरीका ये हो सकता है कि वो जो बिजनेसमैन है, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो उनको एक प्रकार से कुछ समय के लिए रिलैक्स देना चाहते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं कि भाई तुम जाओ, सो, तुम रिलैक्स करो, तुम लाइफ में एंजॉय करो, तुम कंफर्ट फील करो, हम तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दे स्लीप ऑल डे, और ये कहकर कुछ समय के बाद जब उनका पर्पज पूरा हो जाता है, दे स्लीप ऑल डे, वे खुद जाकर आराम करते हैं और उन गरीब लोगों की बात वो नहीं सुनते हैं। और एक तरीका ये हो सकता है स्टूडेंट्स कि जो फार्मर्स थे, जब वो अपने शेड में काम कर रहे थे, अपना जो सामान बेचकर अपना लाइफ का जो स्पेंड कर रहे थे, अपनी आजीविका चला रहे थे, तो उस समय थक हार कर वो काफ़ी टायर्ड फील करते थे और थक जाते थे, तो उनको अच्छी नींद आती थी। लेकिन अब वो वहाँ थिएटर के पास बसा दिए गए, स्टोर के पास बसा दिए गए, उनके पास कोई काम नहीं रहा है, खाने पीने के लिए वो जो बिजनेसमैन है उनको प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ समय के लिए, जब तक उनका पर्पज़ पूरा नहीं हो जाता, तो वो लोगों को नींद नहीं आती है। तो हाउ टू स्लीप, अब वो सिखाते हैं हमें लोग कि कैसे सोना है, कि भाई आप जो है नींद की जो है टैबलेट लीजिएगा, दे स्लीप ऑल डे, और इस प्रकार से फिर वो मजदूर जो है, किसान जो है, पूरा दिन सोते हैं। यानी कि दोनों ही सेंस में यहाँ पर जो फार्मर्स हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, राइट। यदि ये अमीर लोग जो है उनको सिखाते हैं कि भाई कैसे सोना है, उनकी जो मेहनताना जो लाइफ होती थी उसमें वो थक कर सो जाते थे, अब उनको नींद नहीं आती क्योंकि वो पूरा दिन आइडल रहते, खाली रहते हैं, तो उनको वो सिखाते हैं कि भाई नींद की टैबलेट लो और सो जाओ, सारा दिन सोते रहते हैं बेचारे मजदूर जो है, वो किसान जो हैं। दूसरा तरीका जैसे मैंने बताया कि इसमें कि अब वो कहते हैं उनको कि भाई तुम रिलैक्स हो जाओ, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम हैं तुम्हारी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले, और ये कहकर वो खुद जाकर सो जाते हैं फिर, क्योंकि अब वो उनकी देखभाल करना बंद कर देंगे क्योंकि उनका पर्पज पूरा होने वाला है। ऑलराइट, दोनों सेंस में यहाँ फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया गया है। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंसेंट वे, यानी कि उनके जो सोने के तौर तरीके हैं उनको नष्ट कर दिया गया है। जिस प्रकार से वो पुराने तरीकों से वो सोते थे, अब वो नष्ट हो गए हैं क्योंकि उनको थिएटर के पास बसा दिया गया है और स्टोर्स के पास बसा दिया गया है, जहाँ पर वो फिल्में देखते हैं और उनको खाने की चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही हैं, तो जिससे वो आइडल हो गए हैं और उनकी बॉडी को जो है पूरा दिन रिलैक्स मिलता है। अब उनको स्लीपिंग जो उनका एंसेंट वे था वो नहीं रहा है, तो वो काफ़ी परेशान हो गए हैं, राइट। या दूसरे तरीके से आप इसको ये समझ सकते हो कि अब जो वो बिजनेसमैन थे, जो पॉलिटिशियन थे, वो खुद जाकर आराम से सो गए हैं, वो रिलैक्स कर रहे हैं और अब उन्होंने उनकी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी है क्योंकि उनका जो पर्पज़ था वो ज़मीन लेने का वो पूरा हो गया है। अब उनकी नींद जो वो डिस्ट्रॉय हो गई है। नींद डिस्ट्रॉय होने का मतलब क्या है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने बंद कर दी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बंद करने से वो काफ़ी बेचैन हो गए हैं और वो जो बिजनेसमैन है अब वो आराम से अपनी ज़िंदगी स्पेंड कर रहे हैं क्योंकि उनका पर्पज़ पूरा हो गया है। दोनों ही तरीके से यहाँ जो फार्मर्स हैं उनको एक्सप्लॉइट किया गया है। स्टैंजा 3 पर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। आई होप दैट यू हैव गॉट इट प्रॉपरली। समटाइम्स, कभी कभार, आई फील, मैं महसूस करता हूँ, माई सेल्फ, खुद में, आई कैन हार्डली बियर, कि मैं बड़ी मुश्किल से सहन कर सकता हूँ, बड़ी मुश्किल से मैं चीज़ों को टॉलरेट कर पाता हूँ। द थॉट विच आर ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, कि जो ये चाइल्डिश लॉन्गिंग स्टूडेंट्स क्या है, चाइल्डिश होता है बचकाना, लॉन्गिंग होता है इच्छा, इन वेन होता है यूजलेस, कि ये जो रिच पर्सन है ये इस प्रकार की बचकाना जो इच्छा रखे हुए हैं, बचकाना जो हरकत कर रहे हैं इन गरीबों के साथ, ये यूजलेस है। और यदि ये फार्मर्स के बिहाफ पर बोलता है तो भी इसी प्रकार यूज़ करेंगे कि जो ये फार्मर्स हैं वो इन अमीर लोगों से इस प्रकार की होप क्यों रखते हैं, इस प्रकार की बचकाना वो इच्छा क्यों रखते हैं जो कि यूजलेस है, कि वो अमीर लोगों की हेल्प करेंगे। द सैडनेस दैट लक्स नियर द ओपन विंडो देयर, यानी कि उदासी दैट जो लक्स छुपती है नियर द ओपन विंडो देयर, वहाँ विंडो के पास। इसका मतलब इसमें पॉइंट यही कहना चाहता है स्टूडेंट्स
कि जो वो किसान है, जो वो उन्होंने वहाँ पर स्टॉल बनाए हैं, जो उन्होंने शेड बनाए हैं, तो वहाँ वो अमीर लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं कि अमीर लोग जो है वहाँ अपनी गाड़ी को स्टॉप करेंगे, उनसे सामान खरीदेंगे, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता है। तो वो जो फार्मर्स हैं उनकी जो उदासी है वहाँ विंडो के पास वो इंतज़ार करती रहती है। तो विंडो के पास वो उदास किसान बैठे हुए हैं। तो उदास किसानों को ही यहाँ सैडनेस और लक्स से इंडिकेट किया गया है। सैडनेस का मतलब किसानों की उदासी, लक्स जो है वो इंतज़ार करते हैं विंडो के पास बैठकर सामान बेचने का। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, दैट जो वेट्स इंतजार करते हैं ऑल डे सारा दिन इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, इस प्रकार से इंतजार करते हैं जैसे कि वो प्रार्थना कर रहे हैं। फॉर द स्क्विल ऑफ ब्रेक्स, स्क्विल का मतलब है कि लाउड साउंड, यानी कि गाड़ियों के ब्रेकों की जो आवाज़ों का वो इंतजार करते हैं। द साउंड ऑफ ए स्टॉपिंग कार, गाड़ियों के रुकने की जो आवाज़ है उनका इंतजार वो किसान कर रहे हैं कि कोई गाड़ी यहाँ पर रुकेगी और सामान खरीदेगी। ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार्स, ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार्स दैट पास, और वहाँ से हज़ारों स्वार्थी कारें वहाँ से गुजरती है। कहने का मतलब ये है कि जो वहाँ जो कार्स के जो ऑनर्स स्टूडेंट्स वो काफ़ी सेल्फिश हैं, अपने सेल्फिश मोटिव को ही वो कंप्लीट करते हैं और वो किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं देते। वहाँ से हज़ारों सेल्फिश कारों के जो मालिक अपनी गाड़ियाँ लेकर वहाँ से गुजरते हैं। जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट ए फार्मर्स प्राइसेज आर, केवल एक गाड़ी रुकती है इंक्वायर पूछने के लिए कि व्हाट ए फार्मर्स प्राइसेज आर, कि किसान ने जो आर्टिकल्स वहाँ रखे, जो सामान रखा है उनकी कीमतें क्या है, सिर्फ वो प्राइस पूछती है और चली जाती है। एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, और एक गाड़ी और रुकी बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, केवल घास कुचलने के लिए, इन यूजिंग द यार्ड, आंगन में जो घास उगी हुई है उसको कुचलने के लिए, टू बैक एंड टर्न अराउंड, गाड़ी को वहां से घुमाने के लिए, बैक करने के लिए वो रुकी है। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, और एक दूसरी गाड़ी जो है वो रुकती है द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, रास्ता पूछने के लिए, टू वेयर कहाँ, इट वॉज बाउंड यह जाता है, बाउंड का मतलब क्या है कि होकर गुजरना। तो एक दूसरी गाड़ी और रुकती है जो क्या पूछते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो रास्ता ये कहाँ से होकर गुजरता है, ये कहाँ से ये रास्ता जाएगा, यहाँ से अगर हम जाते हैं तो कहाँ जाएंगे, इस प्रकार से पूछने के लिए वो रुकते हैं। एंड अनदर टू आस्क, और एक और गाड़ी रुकी स्टूडेंट्स टू आस्क पूछने के लिए, कुड दे सेल, सेल मीन्स बेचना, इट ए गैलन ऑफ गैस, गैस स्टूडेंट्स पेट्रोल को बोलते हैं, यूएसए में पेट्रोल को गैस ही बोलते हैं, अपने इंडिया में पेट्रोल बोलते हैं। तो एक और गाड़ी रुकती है जो क्या पूछा उन्होंने कि क्या वो गैलन ऑफ गैस यानी कि कुछ पेट्रोल वहाँ पर मिलेगा, क्या वो पेट्रोल बेचेंगे, क्या उनके पास पेट्रोल है। दे कुड नॉट दिस क्रॉसली, यानी कि दे कुड नॉट उनके पास नहीं है। किसान अब बड़े गुस्से से कहता है, दिस क्रॉसली का मीनिंग क्या है, काफ़ी गुस्से से, यानी कि इसकी सेंस क्या बने, इन एन अनॉयड एंड एंगर वे, काफ़ी गुस्से से वो बोलता है कि दे कुड नॉट, कि उनके पास नहीं है। दे हैड नन, क्या उनको चीज़ का पता नहीं है कि उनके पास पेट्रोल नहीं है। डिड नॉट सी, क्या उनको दिखाई नहीं देता कि उनके पास जो बेचने की चीज़ें हैं वो अलग हैं, पेट्रोल के पास बिल्कुल नहीं है। तो अब देखिएगा स्टूडेंट्स स्टैंजा 4, थर्ड स्टैंजा हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्थ स्टैंजा के ऊपर। नो इन कंट्री मनी, कंट्री का मतलब यहाँ स्टूडेंट्स देश से नहीं है। कंट्री जो अपने इंडिया में रूरल एरियाज़ होते हैं या फिर विलेजेस होते हैं, तो फॉरेन के अंदर यूएसए के अंदर उनको रूरल एरियाज़ नहीं बोलते, ना ही विलेजेस बोलते हैं। तो वहाँ कंट्री होता है देहाती क्षेत्र, गाँव को बोलते हैं। नो इन कंट्री मनी, कि देहात के पैसे में नहीं। कंट्री स्केल ऑफ गेन, ये स्केल ऑफ गेन का मीनिंग है स्टूडेंट्स यहाँ पर रेट ऑफ प्रोग्रेस, यानी कि जो उनकी प्रोग्रेस की दर है। तो इसमें कवि यही कहता है कि नो इन कंट्री मनी, कि देश के पैसे में नहीं, यानी कि गांव के देहात के पैसे में नहीं। द कंट्री स्केल ऑफ गेन, यानी कि उनके देहात का, उनके क्षेत्र का जो रेट ऑफ प्रोग्रेस है, जो प्रगति है, वो उन्हीं के पैसे में नहीं हो सकती है। द रिक्विजिट का मतलब होता है स्टूडेंट्स एसेंशियल, यानी कि नेसेसरी, आवश्यक। लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड, यानी कि रिक्विजिट क्या है, जो कि एसेंशियल होता है, कि जो बेसिक जो नीड होती है, जो कि फंडामेंटल नीड्स होती हैं, जो ज़रूरतें होती हैं लाइफ को स्पेंड करने की। ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड, यानी कि उन देहाती लोगों के पास, उन गांव के लोगों के पास जो बेसिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी पैसा नहीं है, और उस पैसे से ही उनका जो रेट ऑफ प्रोग्रेस है वो नहीं बढ़ सकता, उससे उनका लाइफ अच्छे से नहीं चल सकता। तो इसमें पोइट का कहने का यही मतलब है स्टूडेंट्स कि देश के पैसे का मतलब क्या है यहाँ पर, कि गांव का जो पैसा है उससे उनके गांव की जो रेट ऑफ प्रोग्रेस है, जो लाभ है, जो प्रगति है, वो नहीं हो सकती है। उस पैसे से रिक्विजिट लाइफ का मतलब क्या है, उनकी जो आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं, जो भौतिक ज़रूरतें हैं, वो भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सिम्स टू कंप्लेन, और इस प्रकार से जो कंट्री, जो देहाती लोग हैं, जो वहाँ गाँव के लोग हैं, उनकी आवाज़ में शिकायत है, काफ़ी वो इस चीज़ को लेकर फ्रस्ट्रेटेड है, काफ़ी परेशान है और कंप्लेंट करते रहते हैं।
हैं। आई कैन नॉट हेल्प ऑनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी। इसमें कभी कहता है कि ऑनिंग का मतलब होता है डिजायर या ड्रीम को बोल सकते हैं कि आई कैन नॉट हेल्प ऑनिंग, कि मैं अपनी डिजायर को, अपनी ड्रीम को खुद नहीं संभाल सकता। द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, कि मुझे इससे कितनी राहत मिलने वाली है। वो कहता है कि मैं अपनी सहायता नहीं कर सकता, मैं अपने आप को नहीं संभाल सकता, कि यदि इन फार्मर्स की हेल्प की जाए तो मुझे कितनी बड़ी राहत मिलने वाली है, कितना बड़ा रिलीफ मुझे मिलने वाला है। टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पॉइंट ये कहना चाहता है कि इन लोगों को, जो ये फार्मर्स हैं, जो ये शेड बनाए हुए हैं, जो ये अपने स्टॉल बनाकर अपना सामान बेच रहे हैं, आर्टिकल्स बेच रहे हैं अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, तो एट वन स्ट्रोक, स्ट्रोक का मतलब होता है स्टूडेंट्स यहाँ पर पेन या पेंसिल से कोई चीज़ लिखी जाना, तो कोई ऐसा कानून लिखा जाए, एक बार ऐसी कलम चलाई जाए जिससे ऐसा कानून बन जाए कि ये लोग जो है आउट ऑफ देयर पेन, एक झटके में ही अपनी तकलीफ से, अपनी गरीबी से उबर जाए, इनकी गरीबी नष्ट हो जाए। एंड देन नेक्स्ट डे, और तब अगले दिन, एज आई कम बैक इन टू द सेन। सेन का मतलब होता है स्टूडेंट्स की द साउंड ऑफ माइंड, आप बोल सकते हो द साउंड ऑफ माइंड, या फिर आप बोल सकते हो कि सुप्त अवस्था या सुस्त अवस्था जिसको आप बोलते हैं, कि जब अगले दिन का मतलब ये है कि कुछ समय के बाद जब जो पॉइंट है कम बैक वापस आता है, वापस कोई लिटिल कोई ये प्रैक्टिकल नहीं है कि कोई डिस्टेंस कवर करके आता है, अपने माइंड के अंदर, अपनी जो थॉट प्रोसेस के अंदर जो हलचल थी, जो विचारधारा में हलचल चल रही थी, उससे वापस आता है। क्योंकि कभी सोच रहा है कि कोई ऐसा कानून बने कि वो सभी के सभी जो गरीब लोग हैं वो गरीबी से उबर जाएं, गरीबी से ऊपर चले जाएं, तो उस विचार से वो एकदम से बाहर आता है। वो जो सेन है, जो वो द साउंड ऑफ माइंड है, जो वो साउंड ऑफ माइंड है स्टूडेंट्स, उससे बाहर आता है, उस सोच से वो बाहर आता है, यानी कि उस सुप्त अवस्था से वो बाहर निकलता है। तो इसमें यही कहा गया कि अगले दिन यानी कुछ समय के बाद जब कवि उस सुप्त अवस्था से, उस जो दिमाग की जो आवाज़ सुन रहा है, जिस सपन में, जिस ड्रीम में वो जी रहा है, उससे बाहर आता है, तो आई वंडर, यानी कि वो हैरान होता है, हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, कि वो कवि जो है काफ़ी हैरान होता है कि हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, कि क्यों ना मेरे रीडर्स, मेरे पाठक ही आगे आए और इसमें गरीब लोगों की सहायता करें। एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और मुझे मेरी इससे ऑफर पेश करे, टू पुट मी, मुझे रखने के लिए, जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और मुझे मेरी जो तकलीफ है, जो ये मेरा पेन है, जो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम महसूस कर रहा हूँ मैं, इससे मुझे राहत मिले। तो इन लाइंस में यही कहा गया है स्टूडेंट्स की जो पोइट है, जो वो दिमाग में जो ड्रीम चल रहा है, जो थॉट्स उसके दिमाग में है, कि इन गरीब लोगों को एकदम से एक ऐसा कानून पास करे, स्ट्रोक बनाए कि ये गरीबी से बाहर निकल जाए, और वो जो विचार उसके दिमाग में चल रहा है, जब वो विचार से अगले दिन होश में आता है, सेन का मतलब क्या आता है, उस बेहोशी से वो होश में आता है, या फिर एक जो सुस्त अवस्था से वो बाहर आता है, या फिर वो द साउंड ऑफ माइंड जो है, दिमाग की जो आवाज़ वो सुन रहा था, जिस चीज़ में वो खोया हुआ था, उससे बाहर आता है, तब उसको रियलाइज़ होता है कि ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, कि जो वो सोच रहा है कि वो गरीबी से एकदम बाहर निकल जाएंगे, ये बहुत ही एक लंबा प्रोसेस है। तो आई वंडर, कभी कहता है कि मैं हैरान होता हूँ, कि कभी कहता है कि मैं हैरान होता हूँ कि हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, कि क्यों ना मेरे रीडर्स, मेरे पाठक ही सामने आए, एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और मेरा जो दर्द है, मेरी जो तकलीफ है इन किसानों को लेकर, इन किसानों की तकलीफ़ों को लेकर, उससे मुझे राहत मिले। तो स्टूडेंट्स आई होप दैट यू हैव गॉट इट प्रॉपरली। तो मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये पूरी तरह से समझ आया होगा। काफ़ी लेंथी पोइम है स्टूडेंट्स, फिर भी यदि आपने इंटेंशनली, कॉन्शियसली और वॉचफुली फोकस किया है तो मुझे लगता है पूरी तरह से समझ आएगी। और स्टूडेंट्स देखिए, अबाउट द जो थीम होता है, या अबाउट द पोइम जो होता है, उस पर डिस्कस करने का इसमें ज़रूरत नहीं था कि पोइम किस चीज़ पर बेस्ड है, क्योंकि आप सभी को पता है कि किस चीज़ पर बेस्ड है, वो मैंने स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस भी किया था। इसमें जो फार्मर्स की जो कंडीशन है, जो अपने स्टॉल लगाकर वो सामान बेच रहे हैं, और जो रिच पर्सन है उनका जो एटीट्यूड है, रिच पर्सन का ओपिनियन है, जो उनका उन गरीबों को देखने का जो दृष्टिकोण है, उस पर डिस्कस हुआ स्टूडेंट्स। और इस सारी सिचुएशन में जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो काफ़ी पेन महसूस करता है, ये जो अमीरों का जो एटीट्यूड है गरीबों के प्रति, उससे वो काफ़ी तकलीफ महसूस करता है। तो स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूँ आपको पूरी तरह से ये समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली यू कैन राइट योर डाउट इन कमेंट बॉक्स, एंड आई विल से विद अश्योरेंस दैट आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम दैट टाइम। And you need to write the complete explanation of these stanzas in your fair notebooks. और स्टूडेंट्स एक पोलाइटली रिक्वेस्ट है आप सभी से कि कमेंट्स करने में कोई कंजूसी मत किया करो। आपके कमेंट्स से ही वीडियो मेकर का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। आपको कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए, जिससे मुझे आपके ओपिनियन का पता लगता है कि कहाँ आपको डाउट है। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप इंजॉइंग। बाय गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक।